अभी यूएस कांग्रेस में एक नया बाइपार्टिजान बिल पेश किया गया है और बाइपार्टिजान का मतलब है कि इसे दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स ने मिलकर आगे बढ़ाया है, जो इमिग्रेशन पॉलिसी में काफी रेयर है, क्योंकि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की सोच इमिग्रेशन पर आमतौर पर बिल्कुल अलग होती है। डेमोक्रेट्स ज्यादा ओपन इमिग्रेशन पॉलिसी के सपोर्टर होते हैं, जबकि रिपब्लिकन्स बॉर्डर सिक्योरिटी और स्ट्रिक्ट रूल्स पर जोर देते हैं। इसलिए जब कोई बिल दोनों तरफ से सपोर्ट लेकर आता है तो उसके पास होने की संभावना बढ़ जाती है। इस बिल का सबसे बड़ा और लोगों का ध्यान खींचने वाला हिस्सा ये है कि अगर कोई व्यक्ति पिछले 10 साल से अपने ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहा है तो वह $20,000 की पेमेंट देकर अपने केस को फास्ट ट्रैक कर सकता है और बैकलॉग से बाहर निकल सकता है। ये प्रपोजल खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो लीगल इमिग्रेशन प्रोसेस में सालों से फंसे हुए हैं और जिनकी जिंदगी प्रैक्टिकली होल्ड पर है, क्योंकि उनके करियर डिसीजंस, फैमिली प्लानिंग और पर्सनल गोल्स सभी इस लंबे इंतजार के कारण रुके रहते हैं। ग्रीन कार्ड बैकलॉग कोई नया मुद्दा नहीं है। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड और फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन दोनों कैटेगरीज में लाखों लोग सालों से वेट कर रहे हैं। खासकर इंडिया और चाइना के एप्लीकेंट्स के लिए ये वेट कई बार 15 से 20 साल तक का हो जाता है। इसकी वजह कंट्री कैप सिस्टम है, जिसके तहत हर कंट्री के एप्लीकेंट्स को हर साल टोटल अवेलेबल वीज़as का सिर्फ 7% अलॉट किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर एम्प्लॉयमेंट बेस्ड EB2 कैटेगरी में हर साल 140,000 वीज़as अवेलेबल हैं, तो किसी भी एक कंट्री के एप्लीकेंट्स को सिर्फ 9,800 वीज़as मिल सकते हैं। इंडिया से एप्लीकेंट्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन सप्लाई लिमिटेड है, इसलिए बैकलॉग लगातार बढ़ता रहता है और वेटिंग टाइम प्रैक्टिकली डेकेड्स तक पहुंच जाता है। इस बैकग्राउंड को देखते हुए बिल में कंट्री कैप को 7% से बढ़ाकर 15% करने का प्रपोजल भी शामिल किया गया है, जिससे बैकलॉग काफी रिड्यूस हो सकता है और एप्लीकेंट्स का वेट टाइम आधा हो सकता है। ये बदलाव सिर्फ इंडिया और चाइना के लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी कंट्रीज के एप्लीकेंट्स के लिए लाभदायक होगा जहां डिमांड सप्लाई से बहुत ज्यादा है, और इससे फेयरनेस का परसेप्शन भी इम्प्रूव होगा। इस बिल का $20,000 पेमेंट वाला हिस्सा सबसे ज्यादा डिबेट का कारण बन रहा है, लेकिन सपोर्टर्स का कहना है कि यह एक विन विन सिचुएशन है, क्योंकि गवर्नमेंट को सिग्निफिकेंट रेवेन्यू मिलेगा जिसे इमिग्रेशन सिस्टम इम्प्रूव करने, USCIS में स्टाफिंग बढ़ाने और प्रोसेसिंग स्पीड सुधारने में यूज किया जा सकता है, जबकि एप्लीकेंट्स को अपने सालों के वेट से राहत मिलेगी। क्रिटिक्स का मानना है कि यह सिस्टम को पे टू प्ले बना देगा, यानी जिनके पास पैसे हैं वे जल्दी आगे बढ़ जाएंगे और जिनके पास नहीं है उन्हें वेट करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि कई लोग डेकेड से इंतजार कर रहे हैं और उनके लिए ये पेमेंट लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जिससे वे अपने करियर, फैमिली और फ्यूचर प्लान्स को फाइनली आगे बढ़ा पाएंगे। बिल में एक और बड़ा और स्टूडेंट्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव चेंज ये है कि F1 स्टूडेंट वीजा को डुअल इंटेंट वीजा बनाया जाए। अभी F1 थियोरेटिकली सिर्फ स्टडी के लिए होता है और लॉ यह मानकर चलता है कि स्टूडेंट पढ़ाई खत्म होने के बाद अपने होम कंट्री वापस जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली कई स्टूडेंट्स ऑप्ट और कैप्टन के जरिए वर्क एक्सपीरियंस लेते हैं, H1B स्पॉन्सर ढूंढते हैं और फिर ग्रीन कार्ड प्रोसेस में एंटर हो जाते हैं। डुअल इंटेंट का मतलब है कि स्टूडेंट ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर सकेगा कि उसका इंटेंट फ्यूचर में परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करने का है, और इससे यूएस में स्टडी करना और भी अट्रैक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इमिग्रेशन पाथवे क्लियर और लीगली प्रोटेक्टेड होगा। इसके साथ ही ऑप्ट पर काम करने वाले स्टूडेंट्स के लिए सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर टैक्सेस देने का भी प्रपोजल है, जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा और कांग्रेस में उन लोगों का सपोर्ट मिलेगा जो चाहते हैं कि इमिग्रेंट्स भी यूएस इकोनॉमी में फुल टैक्स कंट्रीब्यूशन करें। इस बिल में अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के लिए भी ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें अगर कोई अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक पास करता है, टैक्स भरता है और सोसाइटी का प्रोडक्टिव मेंबर है, तो वह $7,000 फी देकर लीगल स्टेटस पा सकता है। ये डायरेक्ट ग्रीन कार्ड नहीं होगा, लेकिन व्यक्ति को डिपोर्टेशन से प्रोटेक्शन मिलेगी और वह लीगली यूएस में रहकर काम कर सकेगा। इनिशियल स्टेटस 7 साल का होगा और बाद में रिन्यू किया जा सकेगा, जिससे मिलियंस लोग जो सालों से फियर में जी रहे हैं उन्हें स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी का एहसास होगा।
एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीजास जैसे H1B पर भी डिस्कशंस हैं। और एक नया प्रपोजल यह है कि अगर आपका अपना रजिस्टर्ड कंपनी है तो आप खुद को स्पॉन्सर कर सकते हैं, जो अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर यह चेंज आता है तो एंटरप्रेन्योर्स और फाउंडर्स के लिए यूएस में अपना बिजनेस बिल्ड करते हुए लीगल स्टेटस मेंटेन करना आसान हो जाएगा। यूएस टेक इंडस्ट्री में स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेज एक बड़ी रियलिटी है और कई हाई टेक जॉब्स ऐसी हैं जिनके लिए लोकल यूएस वर्कफोर्स एडिक्वेटली ट्रेंड नहीं है। अगर यूएस ग्लोबल कंपटीशन में टैलेंटेड पीपल को अट्रैक्ट नहीं करता तो वे दुबई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके या मिडिल ईस्ट में अपॉर्चुनिटीज ले लेंगे और यूएस को टैलेंट ड्रेन का सामना करना पड़ेगा। इमिग्रेंट्स का यूएस इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है और इसके काउंटलेस एग्जाम्पल्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई दोनों इंडियन इमिग्रेंट्स हैं। टेस्ला के फाउंडर इलॉन मस्क साउथ अफ्रीका से हैं और एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स के बायोलॉजिकल फादर सीरियन थे। ये क्लियर प्रूफ है कि टैलेंटेड इमिग्रेंट्स सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे यूएस इकोनॉमी के लिए एसेट्स हैं और उनके आने से मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज बिल्ड होती हैं, लाखों जॉब्स क्रिएट होती हैं और इनोवेशन कल्चर को ग्लोबल लीडरशिप मिलती है। बिल की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी स्मार्ट तरीके से बनाई गई है, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी, स्किल्ड इमिग्रेशन, अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के लिए रेगुलेटेड स्टेटस और गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेशन जैसे एलिमेंट्स मिक्स किए गए हैं, जिससे अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स को अपील करने का मौका मिलेगा। अभी बिल हाउस में इंट्रोड्यूस हुआ है और कमिटीज में रिव्यू होगा, उसके बाद हाउस फ्लोर पर वोट होगा और मेजॉरिटी मिलने पर यह सेनेट जाएगा। सेनेट में पास होने के बाद अगर चेंजेस नहीं हुए तो ये सीधे प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए जाएगा और अगर चेंजेस हुए तो यह वापस हाउस में आएगा। लॉ बनने के बाद एजेंसीज जैसे यूएससीआईएस एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करेगी, जिसमें रेगुलेशंस बनाना, फॉर्म्स अपडेट करना, प्रोसेसिंग सिस्टम्स में चेंजेस और स्टाफ ट्रेनिंग जैसे स्टेप्स शामिल होंगे और कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से इसमें 6 महीने से लेकर 1 साल का समय लग सकता है। लेकिन इमिग्रेशन सिस्टम की करंट फ्रस्ट्रेशन को देखते हुए सरकार इसे प्रायोरिटी दे सकती है। अगर यह बिल पास हो जाता है तो बैकलॉग सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होगा। F1 स्टूडेंट्स के लिए यूएस स्टडी एक स्ट्रॉन्गर इमिग्रेशन पाथवे बन जाएगी। स्किल्ड प्रोफेशनल्स अट्रैक्ट होंगे, गवर्नमेंट को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू मिलेगा और अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को लीगल प्रोटेक्शन और स्टेबिलिटी मिलेगी। हालांकि चैलेंजेस भी होंगे, जैसे कुछ लोग पेमेंट ऑप्शन को अनफेयर मानेंगे और अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को स्टेटस देने का विरोध करेंगे। लेकिन बाइपार्टिजान सपोर्ट और स्मार्ट डिजाइन की वजह से इसके पास होने की संभावना पहले से ज्यादा है। अभी यूएस कांग्रेस में एक नया बाइपार्टिजान बिल पेश किया गया है और बाइपार्टिजान का मतलब है कि इसे 2 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स ने मिलकर आगे बढ़ाया है, जो इमिग्रेशन पॉलिसी में काफी रेयर है, क्योंकि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की सोच इमिग्रेशन पर आमतौर पर बिल्कुल अलग होती है। डेमोक्रेट्स ज्यादा ओपन इमिग्रेशन पॉलिसी के सपोर्टर होते हैं, जबकि रिपब्लिकन्स बॉर्डर सिक्योरिटी और स्ट्रिक्ट रूल्स पर जोर देते हैं। इसलिए जब कोई बिल दोनों तरफ से सपोर्ट लेकर आता है तो उसके पास होने की संभावना बढ़ जाती है। इस बिल का सबसे बड़ा और लोगों का ध्यान खींचने वाला हिस्सा ये है कि अगर कोई व्यक्ति पिछले 10 साल से अपने ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहा है तो वह $20,000 की पेमेंट देकर अपने केस को फास्ट ट्रैक कर सकता है और बैकलॉग से बाहर निकल सकता है। ये प्रपोजल खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो लीगल इमिग्रेशन प्रोसेस में सालों से फंसे हुए हैं और जिनकी जिंदगी प्रैक्टिकली होल्ड पर है, क्योंकि उनके करियर डिसीजंस, फैमिली प्लानिंग और पर्सनल गोल्स सभी इस लंबे इंतजार के कारण रुके रहते हैं। ग्रीन कार्ड बैकलॉग कोई नया मुद्दा नहीं है। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड और फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन दोनों कैटेगरीज में लाखों लोग सालों से वेट कर रहे हैं। खासकर इंडिया और चाइना के एप्लीकेंट्स के लिए ये वेट कई बार 15 से 20 साल तक का हो जाता है। इसकी वजह कंट्री कैप सिस्टम है, जिसके तहत हर कंट्री के एप्लीकेंट्स को हर साल टोटल अवेलेबल वीजास का सिर्फ 7% अलॉट किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर एम्प्लॉयमेंट बेस्ड EB2 कैटेगरी में हर साल 140,000 वीजास अवेलेबल हैं, तो किसी भी एक कंट्री के एप्लीकेंट्स को सिर्फ 9,800 वीजास मिल सकते हैं। इंडिया से एप्लीकेंट्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन सप्लाई लिमिटेड है,
इसलिए बैकलॉग लगातार बढ़ता रहता है और वेटिंग टाइम प्रैक्टिकली डेकेड्स तक पहुंच जाता है। इस बैकग्राउंड को देखते हुए बिल में कंट्री कैप को 7% से बढ़ाकर 15% करने का प्रपोजल भी शामिल किया गया है, जिससे बैकलॉग काफी रिड्यूस हो सकता है और एप्लीकेंट्स का वेट टाइम आधा हो सकता है। ये बदलाव सिर्फ इंडिया और चाइना के लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी कंट्रीज के एप्लीकेंट्स के लिए लाभदायक होगा जहां डिमांड सप्लाई से बहुत ज्यादा है, और इससे फेयरनेस का परसेप्शन भी इम्प्रूव होगा। इस बिल का $20,000 पेमेंट वाला हिस्सा सबसे ज्यादा डिबेट का कारण बन रहा है, लेकिन सपोर्टर्स का कहना है कि यह एक विन विन सिचुएशन है, क्योंकि गवर्नमेंट को सिग्निफिकेंट रेवेन्यू मिलेगा जिसे इमिग्रेशन सिस्टम इम्प्रूव करने, USCIS में स्टाफिंग बढ़ाने और प्रोसेसिंग स्पीड सुधारने में यूज किया जा सकता है, जबकि एप्लीकेंट्स को अपने सालों के वेट से राहत मिलेगी। क्रिटिक्स का मानना है कि यह सिस्टम को पे टू प्ले बना देगा, यानी जिनके पास पैसे हैं वे जल्दी आगे बढ़ जाएंगे और जिनके पास नहीं है उन्हें वेट करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि कई लोग डेकेड से इंतजार कर रहे हैं और उनके लिए ये पेमेंट लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जिससे वे अपने करियर, फैमिली और फ्यूचर प्लान्स को फाइनली आगे बढ़ा पाएंगे। बिल में एक और बड़ा और स्टूडेंट्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव चेंज ये है कि F1 स्टूडेंट वीजा को डुअल इंटेंट वीजा बनाया जाए। अभी F1 थियोरेटिकली सिर्फ स्टडी के लिए होता है और लॉ यह मानकर चलता है कि स्टूडेंट पढ़ाई खत्म होने के बाद अपने होम कंट्री वापस जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली कई स्टूडेंट्स ऑप्ट और कैप्टन के जरिए वर्क एक्सपीरियंस लेते हैं, H1B स्पॉन्सर ढूंढते हैं और फिर ग्रीन कार्ड प्रोसेस में एंटर हो जाते हैं। डुअल इंटेंट का मतलब है कि स्टूडेंट ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर सकेगा कि उसका इंटेंट फ्यूचर में परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करने का है, और इससे यूएस में स्टडी करना और भी अट्रैक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इमिग्रेशन पाथवे क्लियर और लीगली प्रोटेक्टेड होगा। इसके साथ ही ऑप्ट पर काम करने वाले स्टूडेंट्स के लिए सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर टैक्सेस देने का भी प्रपोजल है, जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा और कांग्रेस में उन लोगों का सपोर्ट मिलेगा जो चाहते हैं कि इमिग्रेंट्स भी यूएस इकोनॉमी में फुल टैक्स कंट्रीब्यूशन करें। इस बिल में अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के लिए भी ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें अगर कोई अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक पास करता है, टैक्स भरता है और सोसाइटी का प्रोडक्टिव मेंबर है, तो वह $7,000 फी देकर लीगल स्टेटस पा सकता है। ये डायरेक्ट ग्रीन कार्ड नहीं होगा, लेकिन व्यक्ति को डिपोर्टेशन से प्रोटेक्शन मिलेगी और वह लीगली यूएस में रहकर काम कर सकेगा। इनिशियल स्टेटस 7 साल का होगा और बाद में रिन्यू किया जा सकेगा, जिससे मिलियंस लोग जो सालों से फियर में जी रहे हैं उन्हें स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी का एहसास होगा। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीजास जैसे H1B पर भी डिस्कशंस हैं और एक नया प्रपोजल यह है कि अगर आपका अपना रजिस्टर्ड कंपनी है तो आप खुद को स्पॉन्सर कर सकते हैं, जो अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर यह चेंज आता है तो एंटरप्रेन्योर्स और फाउंडर्स के लिए यूएस में अपना बिजनेस बिल्ड करते हुए लीगल स्टेटस मेंटेन करना आसान हो जाएगा। यूएस टेक इंडस्ट्री में स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेज एक बड़ी रियलिटी है और कई हाई टेक जॉब्स ऐसी हैं जिनके लिए लोकल यूएस वर्कफोर्स एडिक्वेटली ट्रेन्ड नहीं है। अगर यूएस ग्लोबल कंपटीशन में टैलेंटेड पीपल को अट्रैक्ट नहीं करता तो वे दुबई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके या मिडिल ईस्ट में अपॉर्चुनिटीज ले लेंगे और यूएस को टैलेंट ड्रेन का सामना करना पड़ेगा। इमिग्रेंट्स का यूएस इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है और इसके काउंटलेस एग्जाम्पल्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई दोनों इंडियन इमिग्रेंट्स हैं। टेस्ला के फाउंडर इलॉन मस्क साउथ अफ्रीका से हैं और एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स के बायोलॉजिकल फादर सीरियन थे। ये क्लियर प्रूफ है कि टैलेंटेड इमिग्रेंट्स सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे यूएस इकोनॉमी के लिए एसेट्स हैं और उनके आने से मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज बिल्ड होती हैं, लाखों जॉब्स क्रिएट होती हैं और इनोवेशन कल्चर को ग्लोबल लीडरशिप मिलती है। बिल की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी स्मार्ट तरीके से बनाई गई है, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी, स्किल्ड इमिग्रेशन, अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के लिए रेगुलेटेड स्टेटस और गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेशन जैसे एलिमेंट्स मिक्स किए गए हैं, जिससे अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स को अपील करने का मौका मिलेगा। अभी बिल हाउस में इंट्रोड्यूस हुआ है और कमिटीज में रिव्यू होगा, उसके बाद हाउस फ्लोर पर वोट होगा और मेजॉरिटी मिलने पर यह सेनेट जाएगा।
सेनेट में पास होने के बाद अगर चेंजेस नहीं हुए तो ये सीधे प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए जाएगा, और अगर चेंजेस हुए तो यह वापस हाउस में आएगा। लॉ बनने के बाद एजेंसीज जैसे USCIS एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करेगी, जिसमें रेगुलेशंस बनाना, फॉर्म्स अपडेट करना, प्रोसेसिंग सिस्टम्स में चेंजेस और स्टाफ ट्रेनिंग जैसे स्टेप्स शामिल होंगे। और कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से इसमें 6 महीने से लेकर 1 साल का समय लग सकता है। लेकिन इमिग्रेशन सिस्टम की करंट फ्रस्ट्रेशन को देखते हुए सरकार इसे प्रायोरिटी दे सकती है। अगर यह बिल पास हो जाता है तो बैकलॉग सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होगा। F1 स्टूडेंट्स के लिए US स्टडी एक स्ट्रॉन्गर इमिग्रेशन पाथवे बन जाएगी। स्किल्ड प्रोफेशनल्स अट्रैक्ट होंगे, गवर्नमेंट को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू मिलेगा और अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को लीगल प्रोटेक्शन और स्टेबिलिटी मिलेगी। हालांकि चैलेंजेस भी होंगे, जैसे कुछ लोग पेमेंट ऑप्शन को अनफेयर मानेंगे और अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को स्टेटस देने का विरोध करेंगे। लेकिन बाइपार्टिजान सपोर्ट और स्मार्ट डिजाइन की वजह से इसके पास होने की संभावना पहले से ज्यादा है।